तो हमारे दादा दादी ही थे, नाना नानी थे, वो ऐसे ही दाल पकाते थे। अब उस दाल को पकने में थोड़ा समय लगता था, तो दाल को पकने में तो समय लगना ही चाहिए, क्योंकि आज का जो भौतिक विज्ञान कह रहा है ना, हजारों साल हमारे ऋषि मुनि वो कह गए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा, महर्षि भारद्वाज का एक सूत्र है, वो ये कहते हैं कि जो वस्तु खेत में जितनी देर में पकती है वो भोजन में भी उतनी देर में ही पकेगी। अब ध्यान दीजिएगा, दाल खेत में सबसे ज्यादा देर में पकती है। आपको मालूम है अरहर की दाल पकने में तो 6 महीना लग जाता है, कोई कोई दालें पकने में 8 महीना लग जाता है। तो खेत में जो दालें देर में पकती हैं, घरों में भी वो देर में पकेंगी, ये महर्षि भारद्वाज कह गए हजारों साल पहले। यूरोप के वैज्ञानिक अब उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, बात तो ये सही है, दाल तो देर में पके तभी पौष्टिकता दे सकती है, और पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद भी वो तभी देती है जब धीमी 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 आंच पर पके। हमने वो जल्दी के चक्कर में कुकर लेके 10 मिनट में दाल पक जानी चाहिए उसको खाना शुरू किया है, और ये जोड़ों का दर्द फोकट में अपने शरीर में लेना शुरू कर दिया। डायबिटीज ले ली है, अर्थराइटिस ले लिया है, माने हमें पोषकता मिल नहीं रही है खाने की, क्योंकि महर्षि भागवत के सूत्र का पालन ही नहीं कर रहे हैं हम। तो वो कहते हैं कि खाने बनाते समय पवन का स्पर्श, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। यूरोप के वैज्ञानिक अब पहुंचे। मैंने ये बात थोड़ी विस्तार से इसलिए कही कि ऐसे सैकड़ों हजारों सूत्र हैं जिनको यूरोप के वैज्ञानिक अब सिद्ध कर पा रहे हैं, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले के। एक और सूत्र याद आता है तो आपको बताता हूं। हमारे ये जो ऋषि मुनियों के शास्त्र है ना, ग्रंथ है, भागवत जी का है अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, या कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अभ्यास होता, अध्याय होता स्वस्थ व्रत। उसमें एक सूत्र है उषा पान का, सुबह सुबह उठ के पानी पीने का। परम पूजनीय स्वामी जी भी आपको बताते रहे। इस पर जापान में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई, आप हैरान हो जाएंगे। जापानियों ने अरबों डॉलर इस पे बहा दिया। एक सूत्र पर शोध करा है पिछले 40 साल, सवेरे उठकर पानी पीना। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले फोकट में बता गए सवेरे उठ के पानी पियो, और हम पीते भी रहे और उसके फायदे हमको होते रहे। अब वो फायदे हमको हजारों साल पहले मालूम है। सुबह उठकर पानी पियो तो 2 बड़े लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि रात भर को मुंह की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई, जो बहुत ज्यादा एल्केलाइन होती है। आप जानते हैं ये लार जो है ना क्षारीय होती है, और सुबह सुबह पेट में सबसे ज्यादा अम्ल तैयार होता है, तो सुबह की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अम्ल को वो न्यूट्रलाइज करे। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सुबह उठते ही पानी पी लिया, लार अंदर चली गई, अम्ल को उसने शांत कर दिया। और जिनके पेट का अम्ल शांत है उनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा, और जिनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा उनको सैकड़ों बीमारियां होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने समझाया। दूसरा फायदा ये कि सुबह उठते ही पानी पी लिया, वो पानी बड़ी आंत में पहुंच गया, बड़ी आंत की उसने सफाई की, और आप संडास घर में घुसे, टॉयलेट में घुसे, और 2-3 मिनट में फ्रेश होके बाहर आ गए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं उनको संडास घर में सबसे कम समय लगना चाहिए। सबसे ज्यादा स्वस्थ होने की एक ही निशानी है कि टॉयलेट में आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं। जो आधा पौना घंटा, घंटा भर बैठ लिए तो आप सबसे ज्यादा बीमार आदमी है। 2-3-4 मिनट में गए और बाहर आ गए तो आप बहुत स्वस्थ आदमी है। तो ये स्वस्थ होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता है, ये 2 बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह के चले गए। अब जापानियों ने 40 साल इस पे रिसर्च किया और अरबों डॉलर फूंक दिए। अब वो 2 ही बातें वो भी कह रहे हैं, यही बातें कह रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दी। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पानी का नियम बताया गया, पानी बैठ के पियो, कभी भी खड़े होके मत पियो, पानी घूट घूट पियो, हमेशा सिप सिप करके पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं स्वस्थ व्रत के। इनको अगर हमने ध्यान दिया और इनको दुनिया भर में स्थापित कराया होता तो हम सारी दुनिया में अब तक विश्व विजय कर चुके होते। लेकिन हमारी समस्या क्या रही कि ये छोटे बातों को हमने माना ही नहीं कि कोई गहरी बात इसमें है। जब दुनिया के दूसरे देशों को हम देखते हैं कि वो अरबों डॉलर खर्च करके ये रिसर्च कर रहे हैं और फिर उस नतीजे पर आ रहे हैं जो नतीजा हजारों साल पहले हमारे यहाँ था, तब गर्व की अनुभूति होती है कि ये तो हमने जान रखा है, कर रखा है। पानी की चिकित्सा, स्वस्थ व्रत के छोटे छोटे सूत्र, जर्मनी और जापान 2 देशों ने 40 साल अरबों डॉलर की खर्चा करके जो निष्कर्ष पाए हैं वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हैं। तो चिकित्सा में ज्ञान का भंडार सारी दुनिया के सामने सबसे पहले हमने ही प्रस्तुत किया। मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर सुनने से परेशान होता है, लेकिन वो सच है। वो ये है कि एलोपैथी 200-250 साल पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है। इसने आज तक दुनिया को बस एक ही चीज दी है,
जिसको वो भी धीमे धीमे मानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ दर्द से लड़ना और कुछ नहीं दिया, सिर्फ दर्द से लड़ना। तरह तरह के जो दर्द है ना, उनसे लड़ना। 250 साल की कुल रिसर्च एलोपैथी की इतनी ही है। पेन से लड़ रहे हैं वो, और उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कैंसर के पेन में तो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे तरह के दर्दों में थोड़ी कामयाबी मिली है, बाकी नहीं है। तो पूरी कुल जमा उनकी शोध है। जितनी दवाएं उन्होंने बनाई हैं हजारों किस्म की, उनकी मदद से एक ही काम कर रहे हैं, दर्द की कमी या दर्द से लड़ना या दर्द पे काबू करना। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। मैं एलोपैथी चिकित्सा के एक पुराने उदाहरण को आपके सामने कहता हूं कि हमारी चिकित्सा कैसी रही और ये एलोपैथी की कैसे रही। अमेरिका में सबसे पहला राष्ट्रपति हुआ जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यह जानकारी मिलेगी, हंसी आएगी आपको और आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा। दोनों ही बातें हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी आप सब पढ़िए। कहानी यह है कि वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना। अमेरिका गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की गुलामी से अमेरिका आजाद हुआ और 1776 में उनको आजादी मिली और वो पहला राष्ट्रपति बना। और वो बीमार हो गया। बीमारी आती है, यूरोप और अमेरिका में तो ज्यादा ही बीमारी आती रही है, क्योंकि ठंड वाला इलाका है, सूरज का धूप है नहीं, सूरज का प्रकाश पर्याप्त है नहीं, इसलिए वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा उन्हीं देशों में होते हैं। और इसलिए एंटी वायरल जितनी भी मेडिसिन है सबसे ज्यादा उन्होंने खोजी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं, क्योंकि धूप नहीं है, सूरज का प्रकाश नहीं है, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही बनाए। तो जिस देश में सबसे पहले एलोपैथी आई और या एलोपैथी सारी दुनिया में फैली, अमेरिका देश, उस अमेरिका के राष्ट्रपति को बुखार आ गया। जॉर्ज वॉशिंगटन बुखार में बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उनके सारे चिकित्सक देश भर के और दुनिया भर के इकट्ठे होकर विचार करें कि इनका बुखार कैसे खत्म किया जाए। और जॉर्ज वॉशिंगटन का वो बुखार कम नहीं कर पाए। बुखार बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, कम ना हो, कम ना हो। तो अंत में ये सब एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने आपस में मिलकर एक फैसला किया। इसमें आप हंसना नहीं, गंभीरता से इसको लेना, कि जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में खराब खून घुस गया है, इसको निकाला जाए तभी बुखार ठीक होगा। तो पता है उन महान भावों ने क्या किया? अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ पर बांध दिए पलंग से, हाथ बांध दिया, दोनों पांव बांध दिए, रस्सी से कस के बांध दिए। और वो राष्ट्रपति चिल्ला रहा है कि ये क्या चिकित्सा कर रहे हो? तो कह रहे यही एलोपैथी की चिकित्सा है, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपको ठीक कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? महान महान डॉक्टरों ने उनकी नसें काट दी, हाथ की, दोनों हाथ की नसें काट, ब्लेड लिया और काट दिया। और बेचारा राष्ट्रपति दर्द से तड़प रहा, चिल्ला रहा, और उसके दोनों हाथों की नसें काट दी। और तर्क क्या है कि ये खराब खून घुस गया है, ये निकालना है। तो खराब के साथ अच्छा खून भी रात भर निकलता रहा और सवेरे जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए। ये है एलोपैथी चिकित्सा। और यह कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, 1776 के आसपास की है। जिस समय एलोपैथी चिकित्सा में बुखार ठीक करने के लिए नसें और नाड़ियां काटी जाती थी खराब खून निकालने के लिए, उस समय भारत में बड़े से बड़ा बुखार ठीक करने के लिए नीम की गिलोय का काढ़ा पिला के लोगों को ठीक किया जाता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहां खराब से खराब ज्वर, खराब से खराब बुखार को तोड़ने के लिए नीम की गिलोय है। ये तो एक है, ऐसी सैकड़ों चीजें अपने पास आयुर्वेद में है, बुखार तोड़क या बुखार नाशक, या जिनको हम एलोपैथी की भाषा में कहें एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक हमारे पास सैकड़ों चीजें हैं। उनमें से सबसे आसान, हर जगह मिलने वाली, सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली नीम की गिलोय, गुड़वेल के नाम से, गिलोय के नाम से सारा देश जानता है। उसका काढ़ा पिला के हम बड़े सा बड़ा बुखार सवेरे से शाम तक ठीक कर लेते थे। उसी समय में अमेरिका में बुखार ठीक करने के लिए नसें काटी जाती थी, खून निकाला जाता था। ये अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी में। और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना, इतने में ही उनको सफलता मिली है। इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के खाने में। अब हमारे पास एक नहीं हजारों लाखों चीजें हैं दुनिया को बताने के लिए। तो हम एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, और सारी दुनिया ने हमसे सीखा है। यूनानी पद्धति एक विकसित हुई है, दुर्भाग्य से हम उसको मुसलमानों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं। उसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। वो यूनान में विकसित हुई
इसलिए नाम उसका यूनानी पड़ गया। यूनानी पद्धति के जितने शोधक हुए हैं, रिसर्चर्स हुए, वो सब ईमानदारी से कहते हैं कि हमने तो सब आयुर्वेद से सीखा है, संस्कृत में से सीखा है, चरक में से सीखा है, भागवत जी के यहां से सीखा है, भाव प्रकाश निघंटू में से सीखा है। ईमानदारी से वो कहते हैं इस बात को। और उनके औषधि बनाने के जो तरीके हैं ना, वो तरीके बिल्कुल वही है, बस थोड़ा अंतर इतना ही है, यूनान की आबो हवा के हिसाब से, यूनान की जलवायु और परिस्थिति के हिसाब से भारत के सूत्रों में थोड़ा उन्होंने फेरबदल किया है, बाकी सब वही है। तो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा, वो आयुर्वेद में से निकली। सबसे मूल चिकित्सा तो आयुर्वेद की है, मूल सर्जरी हमारे यहाँ सुश्रुत की है, और नियम वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में,